गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे मॉस के अगले लेक्चर पे बात करेंगे। ऑलरेडी आपका 7-8 लेक्चर जा चुका है। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। पहले वाले दूसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा लोड के बारे में बताया था, मॉस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, लोड का कितना कितना टाइप्स होता है, ये सारा वीडियो आपको मिल गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस हम लोग पहले कहते किसको हैं। तो स्ट्रेस का मतलब सिंपली आप लोग प्रीवियस टाइम में पढ़े होंगे, जैसे आपको बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का सिंपल मतलब आपको बताया गया होगा रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज क्या, स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम की मदद से हम उसको समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे बॉडी में जनरेट होता है, स्ट्रेस का क्या नेचर होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके बहुत स्मूथली और बहुत आराम से धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे। तो स्ट्रेस है क्या, जैसे आप लोगों को बताया गया होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस करता क्या है, क्या इसका फंक्शन है। तो स्ट्रेस एक सिंपल एक ऐसा टर्म है, या ऐसा आप बोल सकते हैं कि कैसा आपका क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें होगा क्या कि अगर ये किसी भी बॉडी के ऊपर लगेगा, किसी भी बॉडी के ऊपर लगेगा या बॉडी के अंदर जनरेट होगा, तो ये बॉडी में होने वाला जो भी डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के इस साइड से और इस बॉडी के इस साइड पे आपने फोर्स को लगाया, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आपने इस साइड एक फोर्स लगाया और इस साइड एक फोर्स लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, और ये फोर्स जो लग रहा है ये आपका टेंसाइल नेचर का है। इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं, इसको पकड़ के हम इलोंगेट कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि जब इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या होगा कि इसके शेप और साइज में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे इसको आप पकड़ के खींचिए या इसको आप पकड़ के ऐसे दबाइए, ठीक है, तो इसको पकड़ के आप ऐसे दबाइएगा या खींचिएगा, अगर इसके शेप और साइज में चेंजेस नहीं हो रहा है, ये चेंजेस को रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो रेसिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्ट करने के लिए इसके अंदर से भी कोई ना कोई फोर्स जनरेट हो रहा होगा, जो इसमें होने वाले बॉडी में होने वाले डिफॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, रोक रहा है उसको, रेसिस्ट कर रहा है उसको, है ना। तो वही इंटरनल असिस्टिंग फोर्स जो होता है, और जो फोर्स इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर लग रहा है, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये फोर्स आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टिव फोर्स कौन सा फोर्स, जो इसमें डिफॉर्मेशंस को होने नहीं दे रहा है, और ये फोर्स कहां लग रहा है, आपका इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, पर यूनिट एरिया के लिए कंसीडर किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम के मदद से और थोड़ा सा और क्लियर वे में, क्लियर कट में हम समझें इसको। ये कहता क्या है कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, कितने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, क्या फोर्स का अमाउंट है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, वो ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, मतलब इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स का क्या अमाउंट है। अभी मैंने आपको समझाया कि इधर से आप फोर्स लगाइए और इधर से आप फोर्स लगाइए, और वो फोर्स आपका दोनों का नेचर सेम है, या इसको पकड़ के खींचिए या इसको पकड़ के आप दबाइए, है ना। तो जितना आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स ये जिस एटम या मॉलिक्यूल्स का आपका बना हुआ है, उतना ही फोर्स ये आपका अंदर का जो एटम और मॉलिक्यूल्स है लगा रहा होगा, जिसके कारण दोनों तरफ का फोर्स आपका बैलेंस हो जा रहा होगा, और इसके शेप और साइज में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स लग कहाँ रहा है, यहाँ पे फोर्स आपका इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। तो जो फोर्स क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगता है, उसी फोर्स को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम उसी को कंसीडर करके चलेंगे। और तो फिर क्या देखिए, रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट पॉइंट, मतलब कि हर एक पॉइंट पे, मतलब आप एक दिमाग में बात डाल लीजिए कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए पॉइंट का होना जरूरी है, और पॉइंट और प्लेन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम स्ट्रेस या स्ट्रेस के नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमेशा बात दिमाग में डाल लीजिए कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए पॉइंट का डिफाइंड होना, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और प्लेन का डिफाइंड होना मस्ट है ना। तो पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, यहां पे टर्म आया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा,
काउज टू द लोड एक्टिंग ऑन द क्या मेंबर। मतलब कहने क्या हुआ कि कोई भी लोड अगर किसी भी मेंबर के ऊपर लग रहा है, वो लोड आपका टेंसाइल का हो सकता है, कॉम्प्रेसिव लोड हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है, आपका जितना तरह का मैंने लोड बताया कोई भी लोड हो सकता है, लेकिन वो लोड लग रहा है, उस लोड के कारण आपका बॉडी जो है उस लोड को बियर अप करेगा, मतलब उसको बर्दाश्त करेगा। तो कैसे वो बर्दाश्त करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जितना अमाउंट का लोड उसके ऊपर लग रहा होगा उतना ही अमाउंट का लोड का मैग्नीट्यूड का लोड आपका इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कारण डेवलप हो रहा होगा, जो क्या करेगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशंस नहीं होने देगा। मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि इसको ऐसे पकड़ के हम दबा रहे हैं, तो जितना अमाउंट का हम फोर्स बाहर से लगा रहे हैं उतना ही अमाउंट का फोर्स जो होगा इसका जो छोटा छोटा जिस मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है उतना ही फोर्स ये डेवलप कर रहा होगा, जिसके कारण इसमें कोई आपका स्ट्रेसेस, कोई आपका जो है डिफॉर्मेशंस नहीं हो रहा है। तो जो डिफॉर्मेशंस को रेसिस्ट करता है उसके विरुद्ध में काम करता है कौन, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, है ना। तो वही आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाता है। और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कंसीडर करके चलते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस का सीधा सा मतलब हो गया कि ये डिफॉर्मेशंस को होने नहीं देता है, डिफॉर्मेशन को ये रोकता है, और वो फोर्स आपका क्रॉस सेक्शंस पे लगता है। इसी कारण से हम इसको स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, और ये टर्म आपका स्ट्रेस कहलाता है। ये मैं बार बार आपको रिपीट करके समझा रहा हूं, इसको आप समझेंगे अच्छे से। तो फिर इसका दूसरा भी डेफिनेशन है आपके सामने, मैंने एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिखा है जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल असिस्टिंग फोर्स, मतलब कि इंटरनल असिस्टिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा पर यूनिट एरिया पे जो आप कंसीडर करके चलिएगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इंटरनल असिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटरनल असिस्टिंग लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज क्या, स्ट्रेस, है ना। तो अब यहां पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम से हम इसको समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे क्या करेंगे। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने नहीं लिखा है, सिग्मा बराबर पी बाई ए या एफ बाई ए मैंने नहीं लिखा है। पहले हम यहाँ से क्लियर करेंगे और मैं फॉर्मूला को आपको डिराइव करके कंसीडर कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक सिलिंड्रिकल बार है, कंसीडर करेंगे अच्छे से, बाबू अच्छे से समझेंगे चीज को। इसका लेंथ आपका क्या है, एल है, ठीक है। इसके इस क्रॉस सेक्शन पे हम क्या लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। नॉर्मल फोर्स करने का मतलब ये क्रॉस सेक्शन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये फोर्स से हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं इधर, ठीक है। खींचिए या क्या करिए कि आप ये सेक्शंस को किसी प्लेन के थ्रू आप इसको कट करिए। ये है, और इसको मैंने ये प्लेन जो मैंने रेड से बनाया है इस प्लेन के थ्रू मैंने इसको कट किया, या आप इलोंगेट करिए या आप कंप्रेस करिए, किसी भी नेचर का आपका फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं बाबू कि हमने क्या किया है, इस प्लेन से इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कट करेंगे तो इसमें जो जिस एटम या मॉलिक्यूल्स का, जिस छोटे छोटे पार्टिकल्स का ग्रेन्स का बना हुआ है, वो सब पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ अपना फोर्स होगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या चाहेगा कि इसके शेप और साइज में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। वो उस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, कौन, जो इसके शेप और साइज को डिस्टर्ब होने कर रहा है उसको रेसिस्ट करेगा। मतलब कि जो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना चाहता है। अगर आपके ऊपर भी एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं करिएगा, आपको सिंपल कह दिया जाएगा कि आप सेमेस्टर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए, और आपको मैं सीधे ऐसे ही सिर्फ एडमिशन लिया, मैं आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दूंगा और बिना कोई कंपटीशन के मैं आपको नौकरी भी दे दूंगा। तो आप में एनर्जिया आ जाएगा, आप बोलिएगा अरे यार मेहनत करने की क्या जरूरत है, सिंपल सा कोई काम कर लेते हैं, सब चीज तो मिल ही रहा है बैठे बैठे। तो ये आपको ये एनर्जिया क्रिएट हो गया, आप नहीं चाहिएगा चेंजेस होना। तो इसमें भी यही होता है कि बॉडी अपने शेप और साइज को मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं चाहता है ना। तो कौन चेंजेस नहीं चाहता है, जो इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स अवेलेबल है वो फोर्स को रेसिस्ट करेगा। तो हर एक एटम और हर एक पार्टिकल्स के पास जो होगा अपना एक पर्टिकुलर फोर्स होगा। तो जब मैंने इसको काटा, यहां से काट के निकाला, तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, है ना। और ये छोटे छोटे जो रेड से बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे जो आपके हैं, ये छोटा छोटा एटम्स और पार्टिकल्स है, जिसका खुद का बहुत सारा यहाँ पे क्या है, फोर्स है। इसके लिए मैंने कंसीडर किया तो इसके लिए फोर्स F1 है,
इसके लिए भी फोर्स आपका क्या है, F2 है, इसके लिए फोर्स आपका F3 है। जितना तरह का इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा सबका ओन फोर्स होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर करके चला है कि ये नंबर ऑफ फोर्सेस कहां तक है, n तक है। और ये F1 F2 F3 Fn क्या है, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स है, जो क्या कर रहा है, इस फोर्स को, ये डिफॉर्मेशंस को होने से उसको रेसिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जितना फोर्स इधर होगा इस सब को आप जोड़ दीजिएगा उतना फोर्स के बराबर आपका ये होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि P बराबर हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, जितना मैग्नीट्यूड इधर उतना ही मैग्नीट्यूड इधर, तो दोनों फोर्स ये बैलेंस रहेगा, ये आपका किसी तरह का इसमें कोई डिफॉर्मेशंस नहीं आएगा, है ना। तो ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक अपना पर्टिकुलर क्या है, ये एक अपना पर्टिकुलर इसका सबका अपना अपना फोर्स है। और ये P आपका क्या है, P आपका फोर्स लग रहा है जो नॉर्मल फोर्स है। अब इस बड़े वाले क्रॉस सेक्शंस पे मैंने एक छोटा क्रॉस सेक्शन, छोटे एलिमेंट को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, छोटा क्रॉस सेक्शनल पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कंसीडर कर लिया। जब मैंने छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया तो ये छोटे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने डेल्टा ए से लिखा है, और इसके ऊपर जो इंटरनल असिस्टिंग फोर्स लग रहा है ये आपका क्या लग रहा है, डेल्टा एफ लग रहा है ना। फिर से बात को समझिए, ये छोटे वाले सेक्शन पे, ये छोटे वाले क्रॉस सेक्शन पे आपका जो फोर्स है इंटरनल असिस्टिंग फोर्स वो आपका डेल्टा एफ है, और इस पे जो एरिया है इसका ये आपका क्या है, डेल्टा ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम लोग हमेशा बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है F1 F2 F3 Fn आर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, जिसको हम इन शॉर्ट में क्या कहेंगे, IRF, है ना, डेवलप्ड ऑन कहां, क्रॉस सेक्शन। इसका कहने का मतलब होता है C/X, कहने का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे अगर हम टोटल इंटरनल असिस्टिंग फोर्स का बात करें तो टोटल इंटरनल असिस्टिंग फोर्स कहने का मतलब इसमें जितना रेसिस्टिंग फोर्स होगा उन सबको जोड़ देंगे। तो यहां पे मैंने लिखा F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू कहां तक, Fn तक। और मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि किसी भी स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए, कोई भी स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपको पॉइंट को डिफाइन करना मस्ट है। पॉइंट आपको हमेशा डिफाइन करना होगा और प्लेन आपको डिफाइन करना होगा, है ना। तो यहां पे हम पॉइंट का कॉन्सेप्ट कंसीडर करके चलेंगे। तो आप एक चीज जान लीजिए, क्या मैं आगे यहां पे आपको लिख के समझाता हूं क्या, कि यहां पे देखिएगा, थोड़ा बात को समझिएगा अच्छे से। स्ट्रेस इज ऑलवेज, स्ट्रेस इज always defined for a point, so we will consider limit। हम लोग लिमिट लेंगे, है ना, हम लोग लिमिट कंसीडर करके चलेंगे। तो लिमिट हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए क्या बोलता है, डेफिनेशन के हिसाब से बोलता है इंटरनल असिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये तो आपका डेफिनेशन है ही, है ना, ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रेस को लिखा जाता है बाबू, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिमिट कंसीडर करके चलेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, मतलब ये क्या है, बहुत छोटा एरिया है, बहुत स्मॉल एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेंड्स टू 0। और ये हो जाएगा बहुत ही छोटे एरिया के लिए मैंने कंसीडर किया डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं, पहले हम लोग इसका स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो इस पे स्ट्रेस, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स डेल्टा एफ, इसका एरिया कितना है, डेल्टा ए। डेफिनेशन क्या बोलता है, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इंटरनल असिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये किसके लिए डिफाइंड है, पॉइंट के लिए डिफाइंड है। सो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अगर पॉइंट की अगर बात करके चलेंगे, एक पॉइंट के लिए कंसीडर करके चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा ए टेंड्स टू यहाँ पे क्या लिमिट लगा देंगे।
तो अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा डेल्टा सिग्मा बराबर, ये पूरे टर्म को आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ये पूरे टर्म को यहां पे हम लोग लिख सकते हैं df बाई dA, है ना। जैसे आप लोग dy बाई dx लिखते हैं, डेल्टा y टेंस टू जीरो करके लिखते हैं, तो पूरे टर्म को आप डेल्टा x टेंस टू जीरो करके लिखते हैं, तो वह dy बाई dx करके लिखते हैं, तो पूरे टर्म को आप लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले आपको लिमिट पढ़ाया जाता है, तो ये पूरे टर्म को यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे, dx टेंस टू जीरो लिखेंगे, तो ये पूरे टर्म को हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग डेल्टा f बाई डेल्टा a लिमिट टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा a टेंस टू जीरो, तो df बाई dA, df बाई dA किसके बराबर, ये इसके बराबर। अब हम लोग ये छोटा है तो ये किसके लिए निकल के आया, स्मॉल सेक्शन के लिए निकल के आया। तो अगर हम कंप्लीट सेक्शन में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो इसको अगर हमको निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट इसको करेंगे, तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा dA बराबर, ये कितना हो जाएगा df, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो वी विल टेक इंटीग्रेशन ओवर बोथ साइड। मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, ये इंटीग्रेशन का साइन है, आपको इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्त, तो इंटीग्रेट करने के बाद आप देखिए क्या ये टर्म बनेगा, क्या ये टर्म बनेगा। तो यहां पे जो सिग्मा है, सिग्मा आपका कांस्टेंट हो गया, तो सिग्मा को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, बताया गया होगा आपको, और ये बचा आपका dA और ये बचा आपका df, ठीक है। ये सिग्मा, इसको इंटीग्रेट करेंगे dA को, तो ये हो जाएगा a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा f, है ना। तो ये सिग्मा a बराबर क्या हो गया f, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई a, और ये f क्या है आपका, ये f आपका क्या है, ये हो गया IRF, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। यहां पे लिखे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो यहां पे ये इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो F है, ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये P के बराबर होना चाहिए, तो ये P बाई ये हो जाएगा। ये हम लोग न्यूमेरिकली इतना लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू, ये सिग्मा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा F बाई A बराबर ये क्या हो जाएगा P बाई A। ये आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन हो गया। तो दिस इज क्या, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये P क्या है, ये तो P नॉर्मल लोड है, लेकिन ये हम F को P के बराबर कर दिए, कारण न्यूमेरिकली, कारण कि ये पूरा का सम किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो ये आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन हो गया। तो कहीं कहीं इंटरनल असिस्टिंग फोर्स लिखता है, कहीं कहीं इंटरनल असिस्टिंग लोड लिखता है, लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिर्फ आप लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोलेंगे, आज के बाद आपको बोलना होगा इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, ये इसका कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने आपको समझाया भी है। तो अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट में कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या इसका यूनिट होता है, हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट आप देख लीजिए कैसे इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, मेगा पास्कल, एम्पियर जिसको लिखेंगे, गीगा पास्कल, जीपीए लिखा जाता है, और एक और होता है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब ये कैसे है देखिए, थोड़ा आपको मालूम है, ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, ये मालूम है आपको कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है आपका P बाई ए, लोड बाई एरिया, इंटरनल असिस्टिंग फोर्स फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये P मतलब लोड न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब आप लोग देखो, आपको मालूम होगा एज वी नो दैट, क्या देखिए, वन पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल कहने का मतलब हुआ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या ये है, और इसको हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा थोड़ा, इसका आगे हम में थोड़ा तुरंत इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब देख लो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखे 1 MPa मतलब मेगा पास्कल, ठीक है। तो 1 MPa लिखा जाएगा दोस्त, तो 1 MPa जब ये लिखा जाएगा तो ये कहने का मतलब मेगा मतलब 10 के पावर 6 पास्कल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे तो आपको यूनिट ही फंसाएगा और यूनिट में कन्वर्जन आपको फंसाएगा। इसलिए एकदम क्लियर समझ लीजिए कि यूनिट में कैसे चेंजेस करना है आपको, है ना। तो या इसको 10 के पावर 6 पास्कल, या हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और 1 न्यूटन में कितना mm, सॉरी 1 मीटर में कितना mm, 1000 mm, है ना। यहां पे अगर हम लिखें 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, होता है ना दोस्त, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm हो गया। तो ये हो गया 1 MPa, 1 MPa इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन बाई, ये कितना हो जाएगा 1000, और 2 बार मीटर है तो 1000 गुना 1000, और ये कितना हो जाएगा mm स्क्वायर। बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए आप एकदम क्लियर चीजों को समझिए। ये हो गया 10 के पावर 6 गुना, ये हो गया 1 बाई 10 के पावर 6, है ना, और ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर ना, 10 के पावर 6 10 के पावर 6 कैंसिल्ड आउट, तो ये हो गया 1 MPa इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि जहां भी न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे जहां MPa दिया हुआ रहेगा, मैं फटाक से आपको 1 MPa को 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर हम लिख देंगे, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम अगर बढ़ें इसी में, तो ये दूसरे में हम आ जाएं GPa में, 1 GPa, या GPa में हम लोग लिखें तो 1 GPa कहने का मतलब हुआ 10 के पावर 9 पास्कल होगा दोस्त। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 GPa इज इक्वल टू 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 3 पास्कल, है ना। तो 1 GPa इज इक्वल टू, 1 GPa इज इक्वल टू कितना, ये 10 के पावर 3 को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, 10 के पावर 6 पास्कल लिख सकते हैं। तो 1 GPa इज इक्वल टू 10 के पावर 3 गुना और 10 के पावर 6 पास्कल, मतलब क्या MPa, है ना। तो हम लोग 1 GPa इज इक्वल टू, GPa को MPa में चेंज करना होगा, तो 10 के पावर 3 से कौची कर देगा दोस्त, गुना कर देगा। ये 1 GPa इज इक्वल टू हो गया 10 के पावर 3 MPa, है ना, या 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। कहां से, तो ये आपका यहां से, ओके। और एक और इसमें होता है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0.1 MPa, ये FPS सिस्टम में है ना, ये याद रखेंगे, ये 0.1 MPa ऐसे ही चेंज होगा, कारण कि 1 kgf इज इक्वल टू होता है 10 न्यूटन, 1 kgf इज इक्वल टू क्या 10 न्यूटन। तो ये आपका है, ये कंप्लीट आपका यूनिट का कन्वर्जन है,
ठीक है, कि स्ट्रेस को कैसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं, और ये यूनिट ही आपको न्यूमेरिकल के टाइम में फंसाएगा, उल्टा फुल्टा यूनिट दे देगा। ठीक है, कोई कोई आपको पैरामीटर कोई और यूनिट में रहेगा, कोई पैरामीटर कोई और यूनिट में रहेगा, कोई पैरामीटर कोई और यूनिट में रहेगा, तो सबको एक सिमिलर यूनिट में लेके आएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे चेंज करेंगे, इन सारी चीजों पे हमने यहाँ पे बात किया है। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या होता है। जैसे सिंपल सा अगर हम बात करें कि स्ट्रेस को मैंने बताया कि इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दोनों का यूनिट सिमिलर है। तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस आप बताइए क्या होता है। जब हम स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस को कंसीडर कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, तब हम लोग स्ट्रेस के क्लासिफिकेशंस पे आएंगे कि स्ट्रेस कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, कैसे उसका नेचर होता है, डायग्राम के साथ विद क्लियरिफिकेशन, विद क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक करके हम उसको समझेंगे। धन्यवाद। तो हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट, मैंने बोला था आपको कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, मतलब कहने क्या होगा कि स्ट्रेस और प्रेशर में आपका क्या अंतर है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या अंतर है। कहने का मतलब आप देख लीजिए, पहला तो आप बात को समझिए कि आपको अभी बताया कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है। स्ट्रेस बराबर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया IRF बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। और अगर प्रेशर की बात करें तो ये नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स बाई एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं। लेकिन यहां पे देखो, इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी हम लोग पास्कल लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग पास्कल लिख सकते हैं। तो यूनिट के नजरिए में यह सिमिलर होता है, लेकिन अगर ऐसे फॉर्मूला से जाए, नेचर वाइज जाए, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस मैंने आपको दोनों साइड प्रेशर का और स्ट्रेस का लिखा है। तो क्या क्या है, पहले हम इस साइड को कंसीडर कर ले, स्ट्रेस वाले को। तो स्ट्रेस में क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस आपका इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा अगर हम इसमें बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज अनइक्वल। मतलब कि अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम जाएं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आपका अगर पॉइंट अगर आपका चेंज होते जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेस का भी वैल्यू क्या होते चला जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। कारण कि हर एक पॉइंट पे आपका हर एक तरह का पर्टिकुलर फोर्स लगेगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे आपका फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगे। मैग्नीट्यूड का अगर सेम नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेसेस का भी नेचर, आपका स्ट्रेसेस का भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम ये फोर्स को चेंज कर देंगे तो स्ट्रेस भी आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, और ये चेंज होगा तो ये भी आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब फिर दूसरा आपका है कि अगर हम ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, पहला आपको दूसरा हो गया। तीसरा आप देख लीजिए, नो मेजरिंग डिवाइस। कहने का मतलब मेरा यह है कि स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है। कोई दुनिया में अभी तक साइंटिस्ट और इंजीनियर ऐसा नहीं बना जो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस बना सके। कोई एक ऐसा डिवाइस नहीं बन सका है जो आपके स्ट्रेस को मेजर कर सके। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, वो मूवी का नाम था आपका 3 इडियट। तो उसमें एक साइंटिस्ट टाइप का लड़का रहता है, वो लड़का जो सुसाइड कर लेता है, तो उसमें एक जो हीरो है वो आमिर खान बोलता है कि ये इंजीनियर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो बोलता है कि ये 4 साल यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है उसको मेजर करने के लिए इंजीनियर ने अभी तक कोई डिवाइस नहीं बनाया है, और वो बोलता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। तो स्ट्रेस एक अलग तरह का पूरा चीज हो जाता है ना। तो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस अभी तक नहीं बना हुआ है, कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी ह्यूमन बींग्स में, किसी भी बीम में, कॉलम में, सेल्स में, प्लेट्स में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट विल बी नॉट मेजरेबल। स्ट्रेस, स्ट्रेन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट स्ट्रेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो कोई एक ऐसा डिवाइस नहीं बना हुआ है जो स्ट्रेस को बाबू मेजर कर सके।
उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, ड्यू टू स्ट्रेस प्रेशर विल बी डेवलप्ड। ठीक है, स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप होगा, बात को ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप होता है ना। और लास्ट आपका पॉइंट है कि स्ट्रेस एक्ट नॉर्मल और पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर स्ट्रेस जो होगा तो वो नॉर्मल भी लग सकता है सरफेस के, पैरेलल भी लग सकता है। अगर सरफेस पे नॉर्मल लगेगा तो वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, या डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाता है, या एक्सियल स्ट्रेस कहलाता है। सरफेस के पैरेलल लगेगा तो वो शियर स्ट्रेस कहलाता है। जब हम लोग स्ट्रेस के क्लासिफिकेशंस पे आएंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे, तो स्ट्रेस आपका सरफेस के प्लेन के पैरेलल भी लग सकता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर भी लग सकता है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो वो शियर स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो वो मैं आपको और बताऊंगा जब हम लोग स्ट्रेस के क्लासिफिकेशंस में जाएंगे, तो वहां पे पैरेलल लगने वाले स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, क्या उसका डायग्राम होता है, मैं वहां पे आपको बताऊंगा डायग्राम के साथ। और परपेंडिकुलर जो लगता है वहां पे उसको कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसको भी मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इस साइड में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट ए पॉइंट। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के कारण प्रेशर डेवलप होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन रिमेन सेम, मतलब कि प्रेशर का जो वैल्यू होगा सारे डायरेक्शंस में आपका क्या होगा, सब जगह सिमिलर होगा। हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन रिमेन सेम, हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू सिमिलर नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। आगे प्रेशर कैन बी मेजर, प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारा डिवाइस बना हुआ है, बैरोमीटर है, पीजोमीटर है, मैनोमीटर है, बहुत सारा है आपका, बॉर्डन गेज है, बहुत सारा डिवाइस है। जो आप आगे सेमेस्टर्स में आइएगा तो एक पेपर है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पे आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आपका एक अलग से चैप्टर ही है, जहां पे आपको डिफरेंट कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है मैकेनिकली, फिर अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो वो प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप नहीं होगा, लेकिन प्रेशर के कारण स्ट्रेस डेवलप होगा। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। और प्रेशर जो होता है वो हमेशा और हमेशा कैसे लगेगा, सरफेस पे नॉर्मल, मतलब कि किसी भी सरफेस पे कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगता है ना। तो ये स्ट्रेस और प्रेशर में आपका डिफरेंस हो गया। अब जो मेरे पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा आपके सामने, जो अगला लेक्चर आएगा, हम लोग स्ट्रेस की क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे और उसका सब क्लासिफिकेशंस देखेंगे और डायग्राम के साथ एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तब आपको और इंटरेस्ट आएगा और मजा आने वाला है इस पेपर में। ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूँ। जो थ्योरी आप अच्छे से समझिएगा तो न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से बनेगा और न्यूमेरिकल बनाने में आपको मजा आएगा। अभी न्यूमेरिकल नहीं है, 1-2 लेक्चर के बाद आपके सामने न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।